तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती 2026 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। हिंदी काव्य खंड का जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर आज हम टॉप 50 MCQ करने वाले हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए। हालांकि अस्पताल सहायक की ये नई भर्ती क्रिएट की गई है, लेकिन जयशंकर प्रसाद से यूपी के एग्जाम्स में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ प्रश्न छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर कलेक्ट करके लेकर के आए हैं, जिससे कि आपको ये रियल अंदाज़ा लग सके कि जयशंकर प्रसाद से आपके एग्जाम में किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। इनका जीवन परिचय, काव्यगत विशेषताएं, प्रमुख कृतियाँ, प्रसाद युक्त और महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न हैं उन सब को हम कवर करने वाले हैं। एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होंगे आसान भाषा में, और परीक्षाओं में पूछे जाने योग्य जो प्रश्न हैं वो हम कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। इससे पहले हम टॉप 100 प्रश्न करवा चुके हैं। सामाजिक विज्ञान का चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, तो भारत में राष्ट्रवाद के टॉप 100 प्रश्न हमने कल करवा दिए हैं, वो भी आपको देख लेने हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न आज का। देखिए, जयशंकर प्रसाद संपूर्ण जीवन एवं साहित्य पर टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहां पर हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आइए सीधे आंसर की ओर चलेंगे। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1889 में वाराणसी, जिसे पहले काशी कहा जाता था, आज वाराणसी या फिर बनारस के नाम से जानते हैं, वहां पर इनका जन्म हुआ था जयशंकर प्रसाद जी का। देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी में हुआ था। आपको देखने में ये 50 प्रश्न लगेंगे, लेकिन अगर आप इसके समाधान को भी ध्यान में रखेंगे तो लगभग 100 प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ी सी स्पीड को तेज रखेंगे। जयशंकर प्रसाद का परिवार काशी में किस नाम से प्रसिद्ध था? बताइए, किस नाम से जयशंकर प्रसाद के परिवार को काशी में जाना जाता था? तो सुंगनी साहू के नाम से जयशंकर प्रसाद के परिवार को जाना जाता था। क्यों जानते थे ऐसा? आइए देख लेते हैं। इनका परिवार तंबाकू और सुगनी नस्वार का व्यापार करता था, जिसके कारण इन्हें सुगनी साहू परिवार कहा जाता था। ये तंबाकू और सुगनी जो होती है, इसे नस्वार कहते हैं, इसका व्यापार करते थे, इसलिए इन्हें सुगनी साहू कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप जानते हैं अभी हाल ही में एमपी पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आया है, एमपी एसआई का रिजल्ट आया है। हमारे सुपर सिलेक्शन नोट से एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम एमपीएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर अपने नोट्स तैयार करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स एकदम सिलेबस के अनुसार, पिन पॉइंट सिलेबस के अनुसार हमने तैयार किए हैं, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान, इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स, एमसीक्यू, सब कुछ प्रैक्टिस सेट, सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 128 रुपये में। ये सारी जो मटेरियल है वो आपको मिलने वाला है। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो छोटी सी प्रक्रिया, ये QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 128 128 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत इसी नंबर से कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पर आगे के सारे PDF, सारे नोट्स, सारे प्रैक्टिस सेट, MCQ, सब कुछ आपको वहां पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए। बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो चुके हैं और अपना सिलेबस 50% कंप्लीट भी कर चुके हैं, क्योंकि जो आपके एग्जाम में दिया गया वही सिलेबस हम यहाँ पर अपने नोट्स में दे रहे हैं। लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, किस तरह के हमारे नोट्स हैं और किस तरह का सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए, सारी बातें समझ में आ गई, जल्दी से नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का क्या कहा जाता है? बताइए। तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है, छायावाद का ब्रह्मा किसको कहते हैं? जयशंकर प्रसाद को कहते हैं। ऐसा क्यों है वो देख लीजिए। तो कृष्णदेव छारी और अन्य आलोचकों ने छायावाद की बृहत्रयी में प्रसाद को ब्रह्मा, सुमित्रानंद पंत को विष्णु और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश कहा है। तो ये अभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत तो आपके एग्जाम के सिलेबस में है नहीं, लेकिन क्योंकि ये आपके सिलेबस में है तो इनको छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, जयशंकर प्रसाद प्रारंभ में किस उपनाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे? तो प्रारंभ में ये ब्रज भाषा में कविता लिखते थे, किस नाम से लिखते थे? सही आंसर हो जाएगा कलाधर। कलाधर के नाम से प्रारंभ में इन्होंने ब्रज भाषा में अपनी कविताएं लिखी थी। तो जयशंकर प्रसाद बचपन में कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में सवैया और कविताएं लिखा करते थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, ये रहा आपके सामने। प्रसाद जी खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह कौन सा है? तो प्रसाद की खड़ी बोली में जो इन्होंने कविताएं लिखी, इसका पहला संग्रह कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन ए, कानन कुसुम। कानन कुसुम नामक एक संग्रह है, जिसमें कविता, जो इनकी खड़ी बोली वाली कविताएं हैं, उनको रखा गया है। तो कानन कुसुम जो 1913 में प्रसाद जी की खड़ी बोली की कविताओं का पहला संग्रह माना जाता है। 1913 में जो है यह कविता संग्रह निकाला गया था।
6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस काव्य कृति को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है? ये प्रश्न बन सकता है। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कौन सी कृति को कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन ए, झरना को छायावाद की जो है प्रयोगशाला कहा जाता है। देखिए, झरना 1918 को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है क्योंकि इसी संग्रह से छायावादी प्रवृत्तियों की स्पष्ट शुरुआत मानी जाती है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रसाद जी किस कृति को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? तो प्रसाद जी की कौन सी ऐसी रचना जिसे हिंदी का मेघदूत कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसू रचना जो है वो प्रसाद जी की ऐसी रचना जिसको हम छायावाद का या हिंदी का मेघदूत कहते हैं। आंसू 1925 में निकली थी, ये भी ध्यान रखना है। एक श्रेष्ठ विरह काव्य है जिसकी भावुकता और विरह वेदना के कारण इसे हिंदी साहित्य का मेघदूत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 देखिए, जयशंकर प्रसाद के सुप्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? कामायनी को कब प्रकाशित किया गया था? बहुत फेमस इनका ये महाकाव्य है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1935 में कामायनी को प्रकाशित किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 है। कुछ विद्वान इसे 1936 भी मानते हैं, परंतु आधिकारिक रूप से ये 1935 ही है। आप 1935 ही लगाकर आएंगे। प्रश्न है, महाकाव्य कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, 101%। ये आप एक पेपर का एक क्वेश्चन आउट मानिए, 101% ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कितने सर्ग हैं कामायनी में? सही आंसर बी, 15 सर्ग आपको देखने को मिलते हैं। तो कामायनी महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं जो मानव मन के विकास की कहानी को दर्शाते हैं। 10 नंबर देखिए, कामायनी का प्रथम और अंतिम सर्ग क्रमशः कौन सा है? बताइए कौन सा पहला सर्ग है और कौन सा अंतिम है? सही आंसर ऑप्शन ए, चिंता पहला है और आनंद जो है वो अंतिम है। कामायनी का पहला सर्ग चिंता है और 15वां और अंतिम सर्ग आनंद है। दोनों आपको ध्यान रखना है। 11 नंबर, कामायनी में इड़ा, इड़ा किसका प्रतीक है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी 101% आएगा। इड़ा जो है वो किसका प्रतीक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्धि का प्रतीक इड़ा को माना गया है। तो कामायनी का पात्र प्रतीकात्मक है। मनु को मन माना है, श्रद्धा को हृदय माना है, इड़ा को बुद्धि का प्रतीक माना है। ये तीनों को क्या क्या माना है ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। 12 नंबर देखिए, कामायनी में श्रद्धा, श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो अभी हमने आपको बताया था श्रद्धा किसका प्रतीक है, तो श्रद्धा है हृदय या फिर सकारात्मक वृत्ति का प्रतीक श्रद्धा को माना जाता है। देखिए, श्रद्धा को सात्विक भाव और हृदय की रागात्मक वृत्ति का प्रतीक माना गया है। प्रश्न नंबर 13, कामायनी महाकाव्य मुख्य रूप से किस दर्शन पर आधारित है? तो शैव दर्शन, प्रतिभिज्ञा दर्शन भी कह सकते हैं, शैव दर्शन भी कह सकते हैं। इस दर्शन पर आधारित है कामायनी महाकाव्य, यह आपको ध्यान रखना है। अभी कुछ दिनों में, एक आध दो दिन में हम आपको सूरदास के भी लगभग टॉप 50 प्रश्न करवा देंगे और लगभग 80 प्रश्न हम आपको तुलसीदास के और देव के भी करवा देंगे। तो आपका हिंदी काव्य खंड पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। बाकी इसकी थ्योरी जो है वो हमने नोट्स के साथ में ग्रुप में डाल दी है। देखिए, कामायनी महाकाव्य मुख्य रूप से किस दर्शन पर आधारित? तो शैव दर्शन आपको बता दिया है। कामायनी कश्मीर के प्रतिभिज्ञा दर्शन, शैव दर्शन और आनंदवाद पर आधारित है। 14 नंबर देखिए, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा? तो सज्जन नामक जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक माना जाता है। तो प्रसाद जी का नाटक सज्जन है जो 1910 में प्रकाशित हुआ था और यह महाभारत की कथा पर आधारित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। 15 नंबर देखिए, प्रसाद जी का कौन सा नाटक विवाह मुक्ति और पुनर्विवाह, नारी समस्या पर आधारित है? बताइए कौन सा नाटक है? ऑप्शन ए, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जो है वो विवाह मुक्ति और पुनर्विवाह यानी कि नारी समस्या पर आधारित है। ध्रुव स्वामिनी यहाँ पर देख सकते हैं। ध्रुव स्वामिनी कब लिखा गया? 1933 में। प्रसाद जी का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ समस्या प्रधान नाटक है जिसमें नारी के पुनर्विवाह और अनमोल विवाह की समस्याओं को उठाया गया है। अगला, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यह प्रसिद्ध कथन प्रसाद जी के किस नाटक का है? तो स्कंदगुप्त में प्रसाद जी ने कहा है कि अधिकार सुख जो है वो कितना मादक और सारहीन है। यहाँ पर देख सकते हैं, यह स्कंदगुप्त नाटक के प्रारंभ में स्वयं स्कंदगुप्त का आत्मकथा मतलब आत्मगत कथन है, स्वयं स्कंदगुप्त ने इसको कहा था। अरुण या मधुमेह देश हमारा नामक प्रसिद्ध गीत चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा गाया गया था? ये गाया गया था कार्नेलिया के द्वारा। किसने? कार्नेलिया ने गाया था अरुण या मधुबन देश हमारा। अगला देखिए, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की जो बेटी थी कार्नेलिया, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा में उसने यह गीत गाया था। अगला, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित एकमात्र अधूरा उपन्यास कौन सा है? जो अधूरा रह गया था वो है कौन सा? इरावती। इरावती उपन्यास इनका अधूरा उपन्यास है। तो इरावती प्रसाद जी का एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसे वे अपने जीवन काल में पूरा नहीं कर पाए थे, उसके लिखने के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रसाद जी का कंकाल उपन्यास किस विषय वस्तु पर आधारित है? जो इनका कंकाल उपन्यास है वो जो है समाज के यथार्थ और धार्मिक ढोंग पर आधारित है कंकाल उपन्यास। यहाँ पर देख सकते हैं
कब ये लिखा गया था? तो कंकाल 1929 समाज के तथाकथित ठेकेदारों, धार्मिक पाखंडों और अछूतोद्वार जैसे सामाजिक यथार्थ पर गहरा प्रहार करता है। 20 नंबर देखिए, तितली उपन्यास का मुख्य सरोकार क्या है? तो ग्रामीण जीवन का सुधार और पूंजीपतियों द्वारा शोषण जो है वो तितली उपन्यास का मुख्य सरोकार है। देखिए तितली कब लिखा गया? 1934 में ग्रामीण जीवन के यथार्थ, जमींदारी प्रथा, कृषि सुधार समस्याओं को दर्शाया गया है। 21 नंबर, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी मानी जाने वाली ग्राम 1911 के लेखक कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना है ग्राम, जो कि 1911 में लिखी गई थी। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कौन सी पत्रिका? इंदु में प्रकाशित हुई थी। 22 नंबर देखिए, प्रसाद जी का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? कौन सा संग्रह है कहानी का? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छाया। छाया नामक जो संग्रह है उसमें इनकी सभी कहानियों का संग्रह माना जाता है। पहली कहानी यही है छाया, जो कि 1912 में प्रसाद जी का ही नहीं बल्कि खड़ी बोली हिंदी का भी पहला कहानी संग्रह माना जाता है। तो ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ना केवल जो है प्रसाद जी का बल्कि हिंदी साहित्य का भी है ये खड़ी बोली का पहला संग्रह है। आकाशदीप कहानी की मुख्य पात्रा चंपा किस प्रकार की नारी है बताइए? तो ये देश प्रेम और कर्तव्य के लिए व्यक्तिगत प्रेम का त्याग करने वाली नारी है चंपा, यह आपको ध्यान रखना है। तो आकाशदीप कहानी में चंपा जलदस्यु बुद्धगुप्त से प्रेम करने के बावजूद अपने देश प्रेम और आदर्श के लिए उसका साथ छोड़ देती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 24, पुरस्कार कहानी की नायिका मधुलिका का चरित्र क्या संदेश देता है? इसका सही आंसर ऑप्शन होगा व्यक्तिगत प्रेम और राष्ट्र प्रेम की विजय, यानी व्यक्तिगत प्रेम पर राष्ट्र प्रेम की विजय का संदेश देती है पुरस्कार कहानी की जो नायिका है मधुलिका। देखिए, तो मधुलिका राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्रेमी अरुण के राष्ट्रद्रोही षड्यंत्र का पर्दाफाश करती है जो देश प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रसाद जी ने कुल कितने नाटक लिखे हैं? तो प्रसाद जी ने लगभग 13 नाटक लिखे हैं और आखिरी नाटक लिखते हुए उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। देखिए, तो प्रसाद जी ने छोटे बड़े मिलाकर के कुल 13 प्रमुख नाटकों की रचना की है, जिनमें ऐतिहासिक नाटकों की प्रधानता है। इतिहास के बारे में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा इनके नाटकों में। आगे बढ़ते हैं। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये किस विधा की रचना है? कौन सी विधा में ये लिखा गया है? काव्य और कला तथा अन्य निबंध। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निबंध संग्रह है। ये काव्य और कला तथा अन्य निबंध जो है वो एक निबंध संग्रह है, याद रखना है। तो प्रसाद जी का ही संग्रह है। तो यह प्रसाद जी की एकमात्र वैचारिक और आलोचनात्मक निबंध संग्रह है, यह आपको ध्यान रखना है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का संपादन प्रसाद जी के संरक्षण में उनके भांजे अंबिका प्रसाद गुप्त ने किया था? कौन सी ऐसी पत्रिका है? इंदु, सरस्वती, हंस, कादम्बनी। सही आंसर ऑप्शन ए, इंदु पत्रिका है। और पहली बार जो कहानी संग्रह था इसी पत्रिका में संपादित किया गया था, अभी आपको बताया था। तो इंदु पत्रिका का प्रकाशन 1909 में वाराणसी से हुआ था, जिसे प्रसाद जी का साहित्यिक जीवन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। अगला देखिए 28 नंबर। अगला है 28 नंबर, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कह सकते हैं। हिमाद्री तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यह प्रसिद्ध प्रयाण गीत प्रसाद जी के किस नाटक में संकलित है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी 101% आपके एग्जाम में आएगा। तो चंद्रगुप्त नामक जो इनका नाटक है उसमें लिखा गया है हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। ठीक है। अगला, यह स्वतंत्रता और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत वीर रस का गीत चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक से लिया गया है। 29 नंबर, महाराणा का महत्व किस प्रकार का काव्य है? बताइए किस प्रकार का काव्य है जो महाराणा का महत्व नामक काव्य लिखा गया है? सही आंसर ऑप्शन बी, यह एक आख्यानक गीत और खंड काव्य है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखिए, तो विस्तृत समाधान बात करेंगे। महाराणा का महत्व 1914 में लिखा गया महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित एक ऐतिहासिक खंड काव्य है, यह आपको ध्यान रखना। 1914 में यह लिखा गया था। प्रेम पथिक पहले ब्रजभाषा में लिखा गया था, बाद में प्रसाद जी ने इसका अनुवाद किस भाषा में किया? तो बाद में प्रसाद जी ने खड़ी बोली में इसको कन्वर्ट कर दिया था, पहले यह ब्रजभाषा में लिखा था। तो प्रेम पथिक मूलतः ब्रजभाषा में 1909 में लिखा गया था, जिसका खड़ी बोली में रूपांतरण 1914 में प्रकाशित हुआ। प्रसाद जी ने इसका रूपांतरण किया था। अगला, बिंदुसार और अशोक प्रसाद के किस नाटक के ऐतिहासिक पात्र हैं? बताइए। तो बिंदुसार और अशोक दोनों अजात शत्रु नामक इनका एक ऐतिहासिक नाटक है, जिसके ये दोनों पात्र हैं, बिंदुसार और अशोक। अजात शत्रु 1922 में नाटक में मगध, कौशाम्बी और अवंती के 3 राजकुलों की कथा का चित्रण किया गया है। 1922 में अजात शत्रु को लिखा गया था। प्रसाद के नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। ऐतिहासिक नाटक इनके द्वारा लिखे गए हैं, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। देखिए, तो प्रसाद जी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, मानवीय संवेदनाओं का ताना बाना बुनने में सिद्ध हस्त थे। इन्होंने जो है इतिहास से संबंधित सारे के सारे जो है नाटक लिखे हैं। अगला है गुंडा कहानी। गुंडा कहानी प्रसाद जी के किस कहानी संग्रह में संकलित है?
तो गुंडा कहानी जो है वो इंद्रजाल में संकलित है। कौन से में? इंद्रजाल में। तो इंद्रजाल का एक पार्ट है गुंडा, ये आपको ध्यान रखना है ना। वो इंद्र की तरह जाल फैला देते हैं, ठीक है ना। तो इंद्रजाल में जो है गुंडा नामक कहानी लिखी गई है। देखिए, तो काशी के अतीत और संस्कृति को दर्शाने वाली कहानी गुंडा उनके अंतिम कहानी संग्रह इंद्रजाल 1936 में जो है उसमें यह संकलित थी। 34 नंबर देखिए, प्रसाद जी की मधुआ कहानी किस प्रवृत्ति को उजागर करती है? तो शराबी के हृदय परिवर्तन और मानवीय करुणा को प्रदर्शित करती है। इनकी कहानी है मधुआ, ठीक है। देखिए, तो मधुआ कहानी एक शराबी और एक अनाथ बच्चे के माध्यम से मानवीय संवेदना और उत्तरदायित्व का बोध कराती है। अगला देखिए, कामायनी महाकाव्य के लिए प्रसाद जी को कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था? तो कामायनी के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद को जो इनकी कहानी है कामायनी, इसके लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। तो प्रसाद जी को उनकी कालजयी की कृति कामायनी के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं फिर से स्टार लगा रहा हूँ, आप लोग देख लेना। 36 नंबर देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसको माना है? किसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक कहा है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, जहाँ सर्वमान्य रूप से प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं, वही रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे और छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। तो रामचंद्र शुक्ल जी इनको नहीं मानते हैं, मुकुटधर पांडे को मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 37 नंबर, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के कारण प्रसाद पर क्या आरोप लगा था? बताइए। सही आंसर हो जाएगा पलायनवाद का आरोप लगा था कि ये तो अपनी कविताओं में पलायनवाद की ओर लोगों को जो है पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, आलोचकों ने इस पंक्ति के आधार पर प्रसाद जी को पलायनवादी कहा था, हालांकि बाद में इसका अर्थ आध्यात्मिक शांति निकाला गया था। 38 नंबर देखिए, प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त का जो प्रकाशन है वो किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त का प्रकाशन हुआ था। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष 1928 है, जो कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य और आक्रमण पर आधारित है। अगला देखिए, देवसेना का प्रसिद्ध गीत आह वेदना मिली विदाई प्रसाद जी के किस नाटक में है? तो ये स्कंदगुप्त में है। देवसेना ने ये गाया है गीत आह वेदना मिली विदाई। देखिए, तो स्कंदगुप्त नाटक की पात्रा देवसेना अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने प्रेम की विफलता पर यह अत्यंत ही भावुक गीत गाती है। 40 नंबर देखिए, 40 नंबर है, जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक की कथा वस्तु का क्या आधार है? तो ये पौराणिक इतिहास है, महाभारत की घटना पर आधारित है। जन्मेजय का जो है नाग यज्ञ। तो इस नाटक 1926 परीक्षित के पुत्र जन्मेजय द्वारा सर्पों नाग जाति से बदला लेने के पौराणिक आख्यान को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। 41 नंबर, छोटा जादूगर कहानी के माध्यम से प्रसाद जी ने क्या दिखाया है? तो छोटा जादूगर में एक बालक की आत्मनिर्भरता, मातृभक्ति और साहस को दर्शाया है प्रसाद जी ने छोटा जादूगर में। तो छोटा जादूगर एक अत्यंत मार्मिक कहानी है जो विषम परिस्थितियों में जी रहे एक किशोर के स्वाभिमान और साहस को रेखांकित करती है। 42 नंबर देखिए, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्वास रजत नग पग तल में, यह सुप्रसिद्ध पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से संदर्भित है? तो सही आंसर हो जाएगा लज्जा नामक जो सर्ग है उसमें यह लिखा गया है। तो यह पंक्ति कामायनी के लज्जा सर्ग से ली गई है, जहां नारी के गर्मामयी और त्यागमयी रूप की वंदना की गई है। अगला है, जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली मुख्य रूप से किस प्रकार की है? तो जयशंकर प्रसाद की जो भाषा शैली है वो मुख्य रूप से तत्सम प्रधान और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली मानी जाती है। देखिए, तो छायावादी होने के कारण प्रसाद जी की भाषा अत्यंत परिमार्जित, काव्यात्मक, बिंबात्मक और संस्कृत यानी कि तत्सम प्रधान मानी जाती है। अगला है, चित्राधार काव्य संग्रह की भाषा क्या है? तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया है चित्राधार। तो चित्राधार 1918 में प्रसाद जी की आरंभिक ब्रज भाषा की कविताओं का संग्रह माना जाता है। 45 नंबर देखिए, कामायनी में कुल कितने मुख्य पात्र हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी की पूरी ये कथा घूमती है? तो कुल कितने हैं? 3 हैं। कौन? मनु, श्रद्धा और इड़ा। ठीक है, देखिए, तो मुख्य रूप से 3 पात्र हैं, मनु, श्रद्धा और इड़ा। अंत में श्रद्धा का पुत्र मानव कुमार भी इस कथा में जुड़ता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही हैं। 46 देखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी का निधन किस रोग के कारण हो गया था? तो राज्य क्षमा, जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस या फिर टीबी कहते हैं, उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी जयशंकर प्रसाद जी की। तो प्रसाद जी का अल्प आयु में ही राज्य क्षमा यानी क्षय रोग से पीड़ित हो गए थे, जिसके कारण उनका निधन हो गया था। 47 देखिए, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1937 को जयशंकर प्रसाद का निधन हो गया था। मात्र 48 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 1937 को वाराणसी में इस महान विभूति का महाप्राण हो गया था। अगला,
करुणालय, करुणालय 1982 में लिखा गया। विधा की दृष्टि से हिंदी साहित्य में क्या स्थान रखता है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम गीत नाट्य है, जिसे काव्य नाटक कहते हैं। तो करुणालय को हिंदी साहित्य का पहला गीत नाट्य होने का गौरव प्राप्त है, जिसमें राजा हरिश्चंद्र की कथा का वर्णन किया गया है। करुणालय में ध्यान रखना है आपको। 49, प्रसाद जी की अंतिम काव्य कृति कौन सी मानी जाती है? तो अंतिम काव्य कृति है कामायनी, याद रखना है। कामायनी 1935 प्रसाद जी के जीवन का अंतिम और सबसे परिपक्व काव्य ग्रंथ माना जाता है। 50 है, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता का एक विलासी आनंद अखंड घना था। यह पंक्तियां किस दर्शन को अभिव्यक्त करती हैं? कौन से दर्शन से संबंधित हैं? तो ये आनंदवाद यानी कि शैव दर्शन से संबंधित हैं। समाधान देखिए, तो यह कामायनी के अंतिम सर्ग आनंद की पंक्तियां हैं, जो संसार में जड़ चेतन के समन्वय और अखंड आनंद की स्थापना का उद्देश्य बताती है। इस तरह से टॉप 50 प्रश्न आपके संपूर्ण होते हैं जयशंकर प्रसाद के। इन्हीं पेज से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, अगर प्रश्न जयशंकर प्रसाद से आएगा। ठीक है, बाकी आपको दिखा दें, यहाँ पर एमपी पुलिस का नोट्स ग्रुप है। जब एमपी पुलिस का हमने नोट्स ग्रुप बनाया था, यहाँ से 95% लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था, देख सकते हैं आप। जैसे कि सर मेरा भी हो गया है। काजल तिवारी जी ने अपना स्क्रीनशॉट भेजा था सिलेक्शन के बाद में। इसके बाद में रचना नामदेव जी, इनका सेकंड रैंक आई थी, सर मेरी सेकंड रैंक लगी है, इन्होंने भी अपना स्क्रीनशॉट भेजा था। उसके बाद में ये शुभम उइके जी हैं, विजय ठाकुर जी हैं, इन सब का फाइनल सिलेक्शन हुआ एमपी पुलिस में। ये एमपी पुलिस नोट्स ग्रुप में शामिल थे। वहीं अगर हम नोट्स की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपना सिलेबस एक साइड रख लेना और एक साइड हमारे नोट्स रख लेना। एक एक अपना सिलेबस में से एक एक पॉइंट मिला लेना। जैसे मैथ में दिया गया है बहुपद रैखिक समीकरण, वास्तविक संख्या, द्विघात समीकरण, ये सब आपको मिलेंगे हमारे नोट्स में। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान में लोकतंत्र है, भारत में संघवाद, यूरोप में संघवाद, ये सब आपको मिलेगा। इसके अलावा साइंस में विज्ञान, धातु और अधातु, अम्ल क्षार, रासायनिक अभिक्रियाएं, ये सब आपके सिलेबस में दिया गया है और ये सब आपको हमारे नोट्स में अलग अलग मिलने वाला है। तो जल्दी से आप लोग नोट्स परचेज करके ग्रुप में शामिल हो जाइए, जहां पर आपको हम एमसीक्यू भी करवाएंगे। आगे जो प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं वो भी आपको इसी ग्रुप में मिलेंगे। नंबर है 7052547003, इसी पर व्हाट्सएप करके आप अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।